1, 2, 3, come on. Welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to start a new chapter, Nationalism in India. This chapter belongs to class 10 history. In this chapter, we are going to understand the nationalist movement which took place in India during 1919 to 1947. In this chapter, we will understand only the movements done by Mahatma Gandhi. So let's start. Nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with formation of nation states. जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना जो यूरोप में आई थी, वह फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट के साथ जुड़ी थी। नेशन स्टेट क्या होता है? यानी आज के डेट में जो नेशंस बने हुए हैं, जिसको हम डेमोक्रेटिक नेशन कहते हैं, जिनकी एक निश्चित बाउंड्री होती है, जिनकी खास जनता होती है, खास सरकार होती है, ये नेशन स्टेट होता है। नेशन स्टेट के लोगों की प्रायः जो आइडेंटिटी होती है वो उनकी नेशनल आइडेंटिटी हुआ करती है। तो नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के साथ नेशनलिज्म की भावना आई हुई थी जब नेशनलिज्म डेवलप हुआ पूरे यूरोप में। इट ऑल्सो मीन्ट अ चेंज in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. इस भावना के आने के साथ साथ लोगों की अंडरस्टैंडिंग यानी लोगों की समझ में बदलाव होने लगे। अब वे यह समझने की कोशिश करने लगे कि वे कौन हैं, यानी उनकी पहचान अब उनकी राष्ट्रीयता बनने लगी। उनकी आइडेंटिटी क्या है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, एक दूसरे के साथ जुड़े होने का सेंस उनमें डेवलप होने लगा। New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. नए नए सिम्बॉल्स, नए नए आइकन्स यूज किए गए, मेनी न्यू सॉन्ग्स वर फॉर्स्ड, नए सॉन्ग्स बनाए गए। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। अधिकांश देशों में राष्ट्रीयता पहचान के रूप में डेवलप करने में काफी लंबा वक्त लगा। तो ये कैसे हुआ, आइए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। In India, as in Vietnam and many other countries, the growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. इंडिया में भी जिस तरीके से आपने वियतनाम के बारे में पढ़ा या दूसरे कॉलोनीज में आपने देखा, जो मॉडर्न नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान डेवलप हुई। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है? तो ऐसे मूवमेंट जो इम्पेरियलिस्टिक कंट्री के विरोध में हुआ करता था। जैसे भारत के लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो चूंकि अंग्रेज सबका शोषण कर रहे थे, तो जो भी अंग्रेजों से शोषित थे उन सभी ने विरोध करना शुरू किया और आपस में उनमें यूनिटी बनने लगी। और इस तरह से जो मूवमेंट हुए, ऐसे मूवमेंट को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहा जाता है। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से ही भारत में नेशनलिज्म की भावना डेवलप होने लगी। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. यानी राष्ट्रवाद की भावना के साथ साथ colonialism का विरोध करना यह डेवलप होने लगा और इसी प्रोसेस में उनकी एक नई पहचान बनने लगी और वह पहचान थी राष्ट्रीयता की पहचान, नेशनलिटी की आइडेंटिटी। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond. ऐसे लोगों के बीच आपसी बंधन का जो मेन कारण था वो था फीलिंग ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, यानी अंग्रेजों के द्वारा ऑप्रेस्ड होना। अंग्रेजों ने सबका दमन किया था, अंग्रेजों ने सबका शोषण किया था। तो चूंकि सभी का शोषण एक साथ हुआ था, इसलिए वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करने लगे, वो एक दूसरे को एक ही समान समझने लगे। प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। और इस तरीके से एक बॉन्ड डेवलप हुआ, शेयर्ड बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक साथ जुड़ने लगे।
but each class and group felt the effect of colonialism differently. लेकिन colonialism का जो प्रभाव था ये हर ग्रुप ने, हर समुदाय के लोगों ने अलग अलग तरीके से महसूस किया था. देयर एक्सपीरियंस वॉज वेरिड. उनके जो एक्सपीरियंस थे वो भी अलग अलग थे. देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज सेम. आज़ादी के लिए जो उनकी भावना थी वो भी एक समान नहीं थी. आज़ादी का मतलब उन सब के लिए अलग अलग था. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मोमेंट. और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लीडरशिप के अंतर्गत ऐसे सारे समूहों को एक साथ ला करके और मूवमेंट को अंजाम देने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की. महात्मा गांधी जिस समय कांग्रेस में हुआ करते थे और उन्होंने पूरे देश के अलग अलग समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया और फिर देश की आज़ादी के लिए मूवमेंट लाया. बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट. लेकिन यह यूनिटी डेवलप करना इतना आसान नहीं था. देयर वर लॉट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल. So it was very difficult for Mahatma Gandhi and for other leaders to unite the people of India together in the struggle for freedom. In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century. अर्लियर टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने 20वीं सदी के फर्स्ट डिकेड तक होने वाले घटनाओं के बारे में, राष्ट्रवाद में जो बदलाव हुए, जो इवेंट्स हुए, उन सब के बारे में आपने पढ़ा. यानी 1910 तक के घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा है. सो इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s. तो इस चैप्टर में हम लोग जो स्टोरी लेंगे वो 1920s में और उसके बाद होने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे. एंड स्टडी नन कोऑपरेशन मूवमेंट. हम जो जिस मूवमेंट को यहाँ पढ़ेंगे वो है नन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. इसमें हम लोग नन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ेंगे और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे. वी विल एक्सप्लोर हाउ कांग्रेस सॉट टू डेवलप नेशनल मूवमेंट. इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया एंड हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. और इस मूवमेंट में कैसे विभिन्न सोशल ग्रुप के लोग एक साथ मिले एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल. और राष्ट्रवाद की भावना ने कैसे लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर किया. यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है. इस तस्वीर को, ये 6 अप्रैल 1919 की तस्वीर है. ये मास प्रोसेशन को दर्शाता है. मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट. यानी राष्ट्रवादी मूवमेंट में इस तरह के प्रोसेशन बिल्कुल आम हो गए थे. लेट्स स्टार्ट the first segment of this chapter, the first world war, khilafat and non-cooperation movement. The first topic is the first world war. ये फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो जैसा कि आप जानते होंगे 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी एंड इट लास्टेड इन 1918. लगभग 5 सालों तक यह चला था. देन वी विल अंडरस्टैंड खिलाफत मूवमेंट. फिर हम खिलाफत मूवमेंट को समझेंगे एंड एट लास्ट नन कोऑपरेशन मूवमेंट. और फिर नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम जानेंगे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नन कोऑपरेशन के बारे में हम इस सेगमेंट में पढ़ने जा रहे हैं. इन द ईयर आफ्टर 1919 के बाद के वर्षों में we see national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new mode of struggle. 1890s के बाद के वर्षों में हम लोग नेशनल मूवमेंट को कई क्षेत्रों में फैलते हुए देखते हैं. यानी 1919 के बाद से ये मूवमेंट भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में फैलने लगा और इसमें नए नए सोशल ग्रुप्स के लोग शामिल होने लगे. स्टार्टेड डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. स्ट्रगल के जो तरीके थे ये भी अब बदलने लगे. तो आइए इस डेवलपमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सबसे पहले वार ने, कौन सा वार? फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक नया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया.
एक नई आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति क्रिएट हो गई। ये परिस्थिति क्या थी? इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इससे क्या होता है? तो डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, विच वॉज फाइनेंस बाई वार लोन्स। और यह जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है इसको फुलफिल किया जाता है वार लोन्स के द्वारा। एंड इंक्रीजिंग टैक्स, फिर क्या होता है? टैक्स बढ़ा दी जाती है। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, फिर कस्टम ड्यूटीज को रेज किए जाते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, फिर इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग। इस लड़ाई के समय में जो वस्तुओं की कीमत थी वो लगभग दोगुनी हो गई। किस ईयर में? तो ड्यूरिंग 1913 टू 1918, 1913 से 1918 के बीच यह डबल हो गई। जब प्राइस बढ़ जाती है तो फिर एक्सट्रीम हार्डशिप का सिचुएशन क्रिएट होता है, यानी आम लोगों की सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। विलेजर्स वर कॉल्ड अपन टू सप्लाई सोल्जर्स। एक और बदलाव हुए थे, वे थे लड़ाई में जब सोल्जर्स की कमी होने लगी तो फिर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट शुरू हो गया था, यानी जबरदस्ती की बहाली शुरू हो गई थी। कहाँ पर? रूरल एरियाज में। और इसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया था। द फोर्स रिक्रूटमेंट क्रिएटेड अ ग्रेट एंगर इन द माइंड ऑफ द पीपल। लोग नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे सेना में जाएं, बट दे वर फोर्स बाय द ब्रिटिश टू एक्सेप्ट दिस रूल, सो दे वर वेरी मच एंग्री। Then in 1918-19 and 2021 crops failed in many parts of India. फिर क्या होता है? 1918-19 इस सत्र में और 1920-21 में क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, यानी फसल खराब हो जाता है, प्रकृति साथ नहीं देती और इस तरीके से किसानों पर एक दोहरी मार यहाँ देखने को मिलती है। फिर इसका परिणाम क्या होता है? तो अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, फिर अनाज की पूरी तरह से कमी हो जाती है। दिस वॉज अकम्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इतना ही नहीं, फिर इन्फ्लुएंजा नाम की एपिडेमिक फैल जाती है, तो ये भी एक कारण है। और इन सब की वजह से जो सबसे बड़ा डिजास्टर यहाँ देखने को मिला वो था 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड, यानी 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए इन सभी की वजह से, यानी अनाज की कमी की वजह से, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। 12 to 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के बीच लोग मारे गए। यह बहुत बड़ा नंबर होता है और इतनी बड़ी कैजुअलिटी की वजह से लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा भर गया और इस गुस्सा की वजह से लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट में विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो यहाँ जो एक टर्म आया हुआ है फोर्स रिक्रूटमेंट, ये फोर्स रिक्रूटमेंट का अर्थ होता है जबरदस्ती बहाली करना, यानी बिना किसी के इच्छा के उसे सेना में भर्ती कर देना। People hoped that their hardship would end after the war was over, but didn't happen. लोगों को यह भरोसा था कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। And at this age, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. अब इस समय में एक नए लीडर का प्रादुर्भाव होता है और वे लीडर कौन है? तो बेशक आप जानते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से आते हैं 1915 के जनवरी के महीने में। एग्जाम के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स के लिए। व्हेन डिड महात्मा गांधी कम टू इंडिया? आपका आंसर होगा इन जनवरी 1915। As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought against racist discrimination. वहाँ पर जो रंग भेद नीति चल रही थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने सफलतापूर्वक
विद्रोह किया था, सफलतापूर्वक कानूनी लड़ाई लड़ी थी और उसमें उन्हें सफलता मिली थी। एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च टू वॉल्कसट 6 नवंबर 1913। ये 6 नवंबर 1913 की तस्वीर है। इंडियन वर्कर्स हैं जो साउथ अफ्रीका में काम किया करते थे, उनका मार्च यहाँ देखने को मिल रहा है, जो रंग भेद नीति के विरोध में हुआ करता है। तो हमने समझा महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति के अगेंस्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी, उन्हें सफलता मिली और फिर वो भारत में पहुंचते हैं जनवरी 1915 में। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट के जो तरीके अपनाए थे वो था मेथड ऑफ मास एजिटेशन, यानी लोगों के द्वारा विरोध करने की तरीके की प्रक्रिया, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसको महात्मा गांधी ने सत्याग्रह नाम दिया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह का जो आइडिया होता है उसमें सच्चाई की ताकत होती है एंड द नीड टू सर्च ट्रूथ, और सच्चाई को ढूंढने की आवश्यकता होती है, सच्चाई को पहचानने की आवश्यकता होती है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर कॉज सही हो, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आपकी लड़ाई सच्चाई के प्रति है तो आपको अपनी लड़ाई के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं है, हथियार की आवश्यकता नहीं है, आपको ताकत के इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो सत्याग्रह जो शब्द है वो दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए आग्रह यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ। तो महात्मा गांधी हमेशा ये सजेस्ट किया करते थे कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो आपको फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऑपरेशर्स को बिना फिजिकल फोर्स लगाए ही आप जीत सकते हैं। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग अग्रेसिव, आपको बदला लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक सत्याग्रही बिना हिंसा के अपनी लड़ाई जीत सकता है। सो दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शस ऑफ द ऑपरेसर। फिर ये कैसे होगा? तो महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया कि इसको हम ऑपरेसर्स के कॉन्शस को जगा करके, हम उसकी आत्मा को जगा करके इस लड़ाई को जीत सकते हैं। पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेसर्स हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ। ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हों, जिसमें ऑपरेसर शामिल हैं, उनके आत्मा को झंझोड़ने की आवश्यकता है और उन्हें मनाने की आवश्यकता है कि वह सच्चाई को एक्सेप्ट करें। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, उनसे जबरदस्ती सच्चाई को एक्सेप्ट करने का फोर्स नहीं करना चाहिए। जब हम वायलेंस का सहारा लेते हैं तो ऐसे लोग सच्चाई को एक्सेप्ट भी नहीं करते और फिर उसके बदले में वे वायलेंट हो जाते हैं। तो अगर हम रिक्वेस्ट करें सच्चाई को एक्सेप्ट करने की तो एक समय आता है कि ऑपरेटर्स इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं और वो ऐसे लोगों की राइट्स को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। और इस तरह से महात्मा गांधी ने कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, अगर आप सच्चाई के पक्ष में हैं तो जीत होगी ही होगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल नेशंस। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी का मानना था कि यह जो धर्म है किसी का, नॉन वायलेंस का, इससे पूरा इंडिया यूनाइट हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी ये मानते थे कि नॉन वायलेंस के द्वारा यानी अहिंसा के सहायता से पूरे इंडियंस को यूनाइट किया जा सकता है। सो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। सो जब महात्मा गांधी इंडिया में आए तो कई जगहों पर उन्होंने सत्याग्रह किया था। उनका पहला सत्याग्रह 1916 में यहाँ पर देखने को मिलता है। ही ट्रैवल टू चंपारण। वो कहाँ गए? तो ऑफकोर्स चंपारण आए, यानी हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट में आए थे और यहाँ पर किसानों को उन्होंने परसुएट किया, किसानों को मनाया कि वो जो ऑपरेसिव प्लांटर्स थे उनके बीच सत्याग्रह करें, यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ करें, सच्चाई के लिए वो आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें। जैसा कि आप जानते होंगे चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन काफ़ी बड़े पैमाने पर होता था।
किसान यहाँ खुश होकर के नहीं करते थे, बल्कि इसे अंग्रेज जबरदस्ती बाई फोर्स कराते थे। इस तरह के प्लांटेशन से हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। 1916 में महात्मा गांधी चंपारण में आए और यहाँ के किसानों को नीलों के अगेंस्ट में सत्याग्रह करने के लिए प्रेरणा दिया। देन इन 1917, इसके बाद फिर 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के किसानों को भी सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी ने मोटिवेट किया। वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया। एंड अब यहाँ पर जो सत्याग्रह हुआ था ये क्रॉप फेल्योर के अगेंस्ट में था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फसल फेल हो गए थे, फसल खराब हो गए थे और प्लेग नाम का एपिडेमिक भी हुआ था, जिसकी वजह से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे वो रेवेन्यू पे करने की स्थिति में नहीं थे, यानी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, वे रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे। सो दे वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन शुड रिलैक्स। उनका डिमांड था कि रेवेन्यू के कलेक्शन में कुछ रिलैक्स दिया जाए, कुछ समय दिया जाए और कुछ रिड्यूस कर दिया जाए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं एंड इन अहमदाबाद ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स। और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में है। यहाँ पर जो कॉटन मिल के वर्कर्स थे वे बेटर वर्किंग आवर्स और बेटर वेजेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने वहाँ भी सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया। तो इस तरीके से एक के बाद एक 3 जगहों पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। जो पहला मूवमेंट चंपारण 1916, फिर 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात किसानों के पक्ष में, और फिर 1918 अहमदाबाद मिल वर्कर्स के बीच महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किए। और इनका जो डिमांड था यहाँ पर मिल वर्कर्स का बेटर सैलरी, बेटर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पर किए।